हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू एसएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये विजन आइज की टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर ये 7 है, और इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं 1 से 6 तक सॉल्व कर लिए हैं, जो सेक्शनल वाइज टेस्ट हमारे होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं जो 26 से 38 तक सारे जो जीएस के फुल टेस्ट आए हैं विजन के। ठीक है, वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारा जो आज का सेकेंड पार्ट है, ये 7 टेस्ट नंबर का। ठीक है, फर्स्ट लोड कर चुके हैं, और इसके बाद 8 पार्ट आएगा। और एक आप लोगों से सजेशन चाहिए, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं अपनी जो भी जो सजेशन हो सकती है, क्योंकि इसके जो सेक्शनल टेस्ट हैं, ठीक है, वो हमारे ख़त्म हो रहे हैं। अगला हमारा इकोनॉमिक्स का है 8 नंबर वाला, वो भी इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो विजन ने 2021 के लिए लॉन्च की है टेस्ट सीरीज, उसमें भी 1 से लगभग 7 या 8 टेस्ट हो चुके हैं, कंडक्ट करा चुका है। तो क्या वो वाले टेस्ट आप लोगों को चाहिए? क्योंकि उसमें क्या है, ये अभी ये वाले सेक्शनल टेस्ट बचे हुए हैं 2020 वाले, लेकिन वो रिपीटेड है थोड़ा सा, फिर से वो पॉलिटी के स्टार्ट हो गए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यही सब चलेंगे। ठीक है, ये 23 तक टेस्ट चलेंगे। तो मतलब ये हम सोच रहे थे इसमें कोई करंट का क्वेश्चन ज़्यादा होता नहीं है। और इधर का देखो आपका ये इन लोगों ने जो टेस्ट करा दिए थे, ये आपको देखने को मिला था वही जून तक, मतलब मई का था इनका शेड्यूल, तो मई तक इन्होंने करा दिया था, फिर 3 टेस्ट और लेके आए थे जून में। तो उसमें जो है जून जुलाई और अगस्त का जो करंट अफेयर है उसमें इंक्लूड नहीं है ये, मतलब। तो वो जो नई टेस्ट सीरीज है ये लोग लॉन्च कर चुके हैं 1 से 7 जो 2021 के लिए, उसमें इन्होंने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं। तो आप लोगों को अब ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कौन सा टेस्ट सीरीज चाहिए, कि यही कंटिन्यू रखना है या 21 वाली जो नए टेस्ट शुरू हुए हैं, ठीक है, वो वाले हमको चालू करने हैं। तो ये आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद जो मतलब टेस्ट नंबर 8 के बाद हम लोग फिर फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर यही आप लोगों का सजेशन है तो इसे ही कंटिन्यू करेंगे, वरना 2021 वाले जो टेस्ट नए आए हैं उन्हें भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना सजेशन बताइए। फिर 3 दिन आप लोगों के पास हैं, 3 दिन हमारे, एक आज का होगा, 2 लेक्चर अगले दिन आएंगे। तो तीनों दिन का मैं कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद डिसीजन लूँगा जैसा आप लोगों का निर्णय होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारी और आधारभूत उद्योगों का उपयोग करके तीव्र औद्योगिकरण पर आधारित है। सेकेंड है कि इस दौरान वास्तविक विकास दर पंचवर्षीय जो योजना द्वारा निर्धारित लक्षित वृद्धि, जो मतलब टारगेट था वृद्धि दर का, उससे अधिक थी। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इनका टारगेट इन्होंने रखा था, जो फर्स्ट हमारी पंचवर्षीय योजना थी 2.1। ठीक है, 2.1%, लेकिन हमारा जो टारगेट अचीव किया था हम लोगों ने, ये 3.6% जो है हम लोगों ने अचीव किया था। ठीक है, और ये हेराल्ड जो डोमर मॉडल था उसके आधार पर आधारित थी, और इसका जो कार्यकाल की बात करें तो 1951 से 1956 तक रहा था। ठीक है, और इसमें जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि आधारभूत उद्योगों का उपयोग करके तीव्र औद्योगिकरण के बारे में जो बात करता है तो इस पे ये केंद्रित नहीं थी, क्योंकि ये जो दूसरे जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर आधारित थी। ठीक है, जो औद्योगिकरण पे थी। लेकिन जो फर्स्ट वाले में आपको देखने को मिला था जो थी, जैसे एक कृषि का क्षेत्र था, मूल्य स्थिरता थी, विद्युत था, परिवहन था, मतलब बेसिक चीज़ें जो थी उनके उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि किसी देश के लोगों के कल्याण के संकेतक के रूप में जीडीपी का उपयोग नहीं करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो जो ये मतलब सांकेतिक जीडीपी के बारे में जब बात करता है, तो फर्स्ट है कि इसमें आय का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि इसमें केवल मौद्रिक संदर्भ में मूल्यांकित किया जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, थर्ड है कि यह इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक बाध्यताओं की उपेक्षा की जाती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, जो मतलब ये सांकेतिक जीडीपी होती है उसके बारे में, क्योंकि इसमें इन चीज़ों का जो है ध्यान नहीं रखा जाता है, उसमें उनकी आय का ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति में मूल्यांकित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, और जो स्वास्थ्य पर्यावरण है, जो स्वस्थ पर्यावरण है, जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते जाते हैं लेकिन उससे पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 53। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा का काल्पनिक मांग पद का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह वस्तुओं के किसी नियत बास्केट के लिए एक मुद्रा
कि किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष क्रय शक्ति होती है, ठीक है। सेकेंड बी है कि यह बैंकों में रखी गई मांग जमाओं के रूप में किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संबंधित अटकलों को संदर्भित करती है, ठीक है। और सी है कि यह संपत्ति के संचय के रूप में धन की मांग है। और आपका देखने को मिलेगा जो डी ऑप्शन है कि यह संपत्ति सृजन के लिए परिसंपत्तियों और अचल संपत्तियों का क्रय करने हेतु मुद्रा की जो मांग है उसके बारे में बात करता है। तो देखो हमारा ये सी ऑप्शन सही है, जो यह संपत्ति के संचय के रूप में धन की जो मांग होती है वही का जो ये मतलब जो विकल्प होता है मुद्रा काल्पनिक जो मांग होती है, ठीक है। यानी स्पेक मतलब जो ये मतलब होता है स्पेकुलेशन जो डिमांड होती है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कहा गया है कि घरेलू उधारियों के माध्यम से सार्वजनिक ऋण वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से कारण बन सकती है, निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि मुद्रास्फीति का, सेकेंड है कि वित्तीय बाजारों में निजी उधारकर्ताओं का क्राउड आउट होना, और थर्ड है कि समग्र मांग में वृद्धि। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जब सार्वजनिक ऋण की वृद्धि होती है, ठीक है, तो हम मतलब इन्फ्लेशन तो होता ही है, क्योंकि जो सरकार होती है वो ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन होती है उसके माध्यम से ये मतलब संभव हो पाता है, ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति तो बढ़ ही जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखने को मिलता है जो ये वित्तीय बाजारों से निजी उधारकों का क्राउड आउट हो जाता है। मतलब जब सरकार के पास मनी नहीं होती तो क्या करती है वो आरबीआई के द्वारा बोरो करवाती है बैंकों से या मतलब जनता से, इन लोगों से, ठीक है। तो इसमें जो मार्केट में लिक्विडिटी फिर कम होने लगती है, ठीक है। तो जो है ये सब जो उधारकर्ता होते हैं मतलब जो ऋण लेने वाले होते हैं वो क्राउड आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उनको ऋण नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये समग्र मांग में वृद्धि भी हो जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 55, इसमें कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के बारे में, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जो बात करता है तो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह कर मुक्तता अवधि यानी टैक्स हॉलीडे और निर्यात और आयात के लिए सीमा शुल्क से छूट वाले विशेष सीमांकित क्षेत्रों को संदर्भित करता है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह सेज की स्थापना जो है एक प्रमुख उद्देश्य विदेशी निवेशकों द्वारा आकर्षित करने वाली विदेशी जो मुद्रा अर्जित करना है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाली विदेशी मुद्रा को अर्जित करना है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है सेज के बारे में। और ये सेज कब आया था अपने इंडिया में, तो ये लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 56, इसमें कहा गया है कि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, ठीक है, चालू साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण और चालू दैनिक स्थिति दृष्टिकोण का उपयोग मापने में मतलब किसका मापने में उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है मुद्रास्फीति, सेकेंड है बेरोजगारी, थर्ड सी है कि जीडीपी, और डी है कि श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि। तो हमारा देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो बेरोजगारी होती है उसको सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर नापा जाता है, चालू साप्ताहिक दृष्टिकोण के आधार पर नापा जाता है, और ये दैनिक स्थिति दृष्टिकोण पे नापा जाता है। तो देखो सामान्य दृष्टिकोण में जो नापा जाता है, इसका जो सामान्य दृष्टिकोण होता है तो इसमें 365 दिनों को लिया जाता है, ठीक है। और ये जो साप्ताहिक होता है तो इसे 7 दिन का जो सप्ताह का 7 दिन होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो चालू दैनिक स्थिति की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये तिथि होती है मतलब जो सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व 7 दिन के के संबंध में ये अवधि ली जाती है, 7 दिन के पूर्व होती है जो वो तिथि की जो तिथि से पूर्व के 7 दिन होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये लिया जाता है। तो ये तीनों आंकड़े लिए जाते हैं और इसका जो है मतलब जो ये आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो एनएसएसओ द्वारा ये जारी किए जाते हैं, ठीक है, 3 स्तरों पे। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 57, इसमें कहा गया कि मुद्रा के वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसकी किसी इकाई अवधि के दौरान मुद्रा की एक इकाई के का जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा संचालन वेग कहा जाता है। और सेकेंड है कि संचालन वेग जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था में लेन देन का कुल सांकेतिक मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। तो जो ये सांकेतिक के बारे में बात करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मुद्रा जो किसी इकाई अवधि में के दौरान मुद्रा की एक इकाई का जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे ही मुद्रा का संचालन होता है कि कितना चलन में मुद्रा है, ठीक है। और ये जो सेकेंड में कहा गया है तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि वेग का जितना अधिक होगा मतलब संचालन का वेग जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था में लेन देन का सांकेतिक मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। क्योंकि जैसे 100 रुपये का नोट हमें सैलरी के रूप में मिला तो इसको हम क्या करेंगे, हम अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदेंगे भाई, खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे या मतलब कोई लग्जरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो वो मतलब बार बार सर्कुलेट होकर फिर वो मतलब जाएगी एक सेलर के पास जाएगी, सेलर से वो कंपनी के पास जाएगी जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, फिर कंपनी में एक वर्कर काम करते हैं वो फिर उनके पास आ जाएगी।
तो ये सर्कुलेट होती रहती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो उसके बारे में ये बात करता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 58। इसमें कहा गया है कि सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि SLR सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से फंड जुटाने के लिए SLR प्रतिभूति गिरवी रखी जा सकती है, ठीक है। और थर्ड है कि SLR का अनुरक्षण बैंक द्वारा दंडिक ब्याज दर आकर्षित करता है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर जो मतलब SLR ये सभी बैंकों के लिए अनिवार्य होता है और जितनी इसकी एक निश्चित मात्रा होती है कि इतना रखा, आई गेस शायद 21% के समथिंग है, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ये आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। मुझे भी पता चल जाएगा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय SLR की दर कितनी है बैंकों के लिए, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें जो ये सभी बैंकों के लिए जो आपको देखने को मिलेगा बाध्यकारी होता है, ठीक है। इतना SLR जिसने निश्चित कर दिया है वो रखना ही पड़ता है, ठीक है। और जो ये खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से जो फंड हम जुटाते हैं उसके लिए SLR हम नहीं रखते हैं। उसमें जब हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी उनके आधार पर अगर हम ऋण लेते हैं, ठीक है, बैंक से, तो उसमें ये हमारी SLR की सिक्योरिटी हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड गलत हो गया और फर्स्ट थर्ड वाला ही गलत है, क्योंकि SLR का जो अनुरक्षण बैंक होता है अगर वो हम नहीं पूरा करते हैं तो उसके लिए हमको दंडिक रूप से ब्याज देना पड़ता है। जैसे मतलब जो रेपो रेट होता है उसका 0.25% ये जो है दंड के रूप में देना पड़ता है हमको, ठीक है, बैंकों को। तो हमारा जो है एक और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से किन वित्तीय लिखतों यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फर्स्ट है बॉन्ड, शेयर और सावधि जमा। तो इसमें देखो सावधि जमा को नहीं लिया गया है, जो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं क्योंकि इनका क्या होता है कि हम सावधि जमा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते। लेकिन जो बॉन्ड होते हैं, शेयर होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये हम किसी जो जारी करता है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी हम बेच सकते हैं। इसीलिए इनको जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये प्रतिभूतियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इसके साथ साथ बॉन्ड, शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, इन सबको जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया महाल नोबिस जो मॉडल है जुड़ा है किससे जुड़ा है। तो ए ऑप्शन है कृषि की उन्नति से, और सी है कि बी ऑप्शन है कि सेना के आधुनिकीकरण से, और सी है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास से, और सी है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने से। तो देखो हमारा सी ऑप्शन सही है, जो बड़े पैमाने पर जो उद्योगों का विकास है, ये सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ठीक है, जो 56 से 62 थी 1956 से 62 थी, उसी में इसका जो है ये मतलब मॉडल अपनाया गया था। और इसमें ये बड़े जो उद्योग होते थे उनके डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 61। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रक औद्योगिक उत्पादक सूचकांक यानी IIP के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो बताना है, तो फर्स्ट है कि खनन उद्योग, सेकंड है विनिर्माण, थर्ड है विद्युत। तो ये तीनों के तीनों आपको आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये मतलब 8 कोर सेक्टर होते हैं उसी के बारे में बात करता है। और ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी किया जाता है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। और इसके ये जो 8 कोर सेक्टर होते हैं उसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत 3 है। इसके साथ साथ 5 और कोर सेक्टर हैं। इन 5 कोर सेक्टरों को आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत ही न्यूज में रहा था और इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि ये 5 और कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो है आप लोग लिख सकते हैं उसको, क्योंकि न्यूज में था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। और ये देखो जो कोर सेक्टर का जो IIP इंडेक्स है, ये बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन हुआ है हर क्षेत्र में, इसीलिए न्यूज में है। इसे क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 62। इसमें कहा गया कि भारतीय संदर्भ में पार्टिसिपेटरी नोट या P नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत में अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूति के नियम निमित्त एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्युत्पन्न लिखत है, ठीक है। और सेकंड है पी नोट के जो निवेशक होते हैं, पी नोट के निवेशक वास्तव में स्वामित्व धारण किए बिना प्रतिभूति में निवेश का आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ पी नोट के संदर्भ में सही हो जाते हैं, क्योंकि सॉरी ये पहला वाला हमारा गलत है, ठीक है। पहला सॉरी
जो पहला है ये भारतीय अंतर्निहित प्रतिभूति निमित्त एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें जो होता है ये जो सेबी के अंतर्गत जो पंजीकृत जो किसी विदेशी संस्थागत होती है, कोई जो विदेशी संस्थागत है यानी FII होता है, ठीक है, या उसका कोई सब अकाउंट या उसके कोई सब अकाउंट होते हैं या मतलब आनुषंगिक इकाइयाँ होती हैं जो सेबी में पंजीकृत होती है, उसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति की गारंटी के एवज में विदेशी क्षेत्रों में ये सारे डेरिवेटिव लिखित होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या शामिल होता है, देखो इक्विटी होता है, ऋण होता है, डेरिवेटिव होते हैं और जो इंडेक्स हुआ करते हैं, इन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये किसी कंपनी के द्वारा सूचीबद्ध होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये हमारा जो होता है सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि जो ये देखने को मिलता है निवेशक वास्तव में स्वामित्व धारण किए बिना मतलब निवेश के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। सेकेंड है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वयस्क सदस्य को 200 दिनों का गारंटीकृत रोजगार का वादा करता है, ठीक है। थर्ड है यह स्वैच्छिक अकुशल मैनुअल मजदूरी कार्य प्रदान करता है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह स्वैच्छिक जो होता है अकुशल मैनुअल मजदूरी कार्य प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन जो ये कहा गया है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के लिए 200 दिन की गारंटी देता है, तो नहीं, ये 100 दिन की गारंटी देता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट वाला भी हमारा गलत है, ये गरीबी रेखा के नीचे आने वाले नहीं, ये कोई भी मतलब इच्छुक जो काम करने का इच्छुक है, ठीक है, ग्रामीण कोई भी ग्रामीण जो वयस्क है जो काम करने का इच्छुक है इसमें काम कर सकता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 64। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजकोषीय घाटा को सही तरीके से परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ए ऑप्शन है कि राजस्व प्राप्तियां गैर ऋण सार्वजनिक पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है, ठीक है। सेकेंड है कि RBI व विदेश से उधार के साथ साथ निवल घरेलू उधारी भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। और सी है कि कुल प्राप्तियों की तुलना में सरकार के कुल व्यय अधिक होते हैं। तो देखो फर्स्ट और ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए और बी दोनों, क्योंकि इसके जो RBI और विदेशों से जो उधार के साथ साथ जो निवल उधारी होती है घरेलू, ठीक है, उसको भी शामिल किया जाता है। और ये गैर सार्वजनिक पूंजीगत जो रिसिप्ट होते हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा जो हम रिसिप्ट प्राप्त करते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके जो कुल खर्चे होते हैं, ठीक है, उनको पूरे करने के लिए ये मतलब तरीके अपनाए जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि 65। इसमें कहा गया है कि रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि रेपो केवल ओवरनाइट यानी एक दिवसीय आधार पर फंड उधार लेने का RBI का एक उपकरण है, ठीक है। सेकेंड है कि रेपो दर के अंतर्गत उधार लेने के लिए सरकारी और कारपोरेट दोनों क्षेत्रों की प्रतिभूतियों का उपयोग किया जाता है। थर्ड है कि रेपो दर बढ़ने से बाजार की तरलता में वृद्धि होती है। तो देखो रेपो दर बढ़ती है तो तरलता घटती है, ना कि बढ़ती है, क्योंकि रेपो दर बढ़ती है तो क्या करते हैं मतलब जो बैंकें जो होती हैं वो अपना पैसा जो उनको जो है रखना पड़ता है, ठीक है। तो रेपो दर बढ़ती है तो जो क्या करता है कि अब जो बैंकें होती हैं वो RBI के पास अपने पैसे जो है दे देती हैं उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में, ताकि जो है उसको ज़्यादा मतलब पैसा मतलब रिटर्न मिल सके और बिना जोखिम के, क्योंकि जो RBI के पास वो लोग देते हैं तो वहाँ मतलब NPA बनने का कोई चांस नहीं रहता, इसीलिए ये लोग मतलब मार्केट से RBI शक कर लेती है सारा का पैसा, ठीक है। तो उसकी जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है। और ये हमारा जो कहा गया एक दिवसीय होता है, तो ये गलत है हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो देखने को मिलेगा रेपो दर ओवरनाइट केवल एक आधार पर नहीं होती, ये 4 आधारों पर जारी की जाती है। इसमें देखो एक तो होता है ओवरनाइट रेपो, ठीक है, एक होता है टर्म रेपो, एक होता है ओपन मैच्योरिटी रेपो, एक होता है फ्लेक्सिबल रेपो, ठीक है। तो ये उपकरण होते हैं RBI के। सेकेंड वाले स्टेटमेंट की बात करें तो ये वाला जो है ये वाला हमारा सही हो जाता है, क्योंकि रेपो दर के अंतर्गत उधार लेने के लिए सरकारी और कारपोरेट दोनों क्षेत्रों की प्रतिभूतियों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहा गया स्पॉट एक्सचेंज की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो फर्स्ट है कि यह बुलियन सहित वस्तुओं के क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। सेकेंड है इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निपटान किया जाता है। थर्ड है कि यह क्रेताओं और विक्रेताओं के जो अनामिकता की अनुमति प्रदान करता है। तो देखो इसमें जो कहा गया है स्पॉट एक्सचेंज के बारे में,
तो स्पॉट एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो स्पॉट एक्सचेंज होते हैं ये कमोडिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। कमोडिटी जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, मेटल हो गए या बुलियंस हो गए, इनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इनके क्रय विक्रय का वस्तुओं के साथ क्रय विक्रय किया जाता है, बुलियन और वस्तुओं को। ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो हमने बता ही दिया, और ये क्रेता और विक्रेताओं के मध्य जो अनामिकता होती है उसकी अनुमति प्रदान करता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है 67, इसमें कहा गया है कि वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार है। ठीक है, और ये जो कहा गया इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो देखो इसमें जो कहा गया है कि निजी क्षेत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि निजी क्षेत्र को इसमें स्वीकृति इसको प्रदान की गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो इसको जो निजी क्षेत्र था उसको लाइसेंसिंग के माध्यम से, ठीक है, उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंसिंग के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था निजीकरण को। तो हमारा मतलब निजी क्षेत्र को, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर बना था। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 68, इसमें कहा गया कि सरकार द्वारा कार्यान्वित लिखित में से किन कार्रवाइयों से उनके घाटे में कमी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि से। ठीक है, सेकेंड है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम के शेयरों की बिक्री से, और थर्ड है कि सरकार द्वारा नई कल्याणकारी योजनाओं से। तो देखो नई कल्याणकारी योजनाओं ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो नई कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उससे तो इसका कोई उसको बेनिफिट भी नहीं मिलता है सरकार को, और ये उसके राजस्व से अतिरिक्त खर्चा होता है। ठीक है, जो कल्याणकारी योजनाएं होती तो इससे घाटा और बढ़ेगा ना कि कम होगा। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड हमारा स्टेटमेंट सही है कि क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम होता है उसमें अगर हम शेयर की भागीदारी बेच देते हैं, अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमको उससे पैसा मिलता है जो हम अपने घाटे को पूरा कर सकते हैं उससे। और व्यक्तिगत आयकर में जब वृद्धि होगी तो लोगों के द्वारा हमको टैक्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ पे मतलब टैक्स ज़्यादा मिलेगा, तो हमारा जो है घाटा कम होगा। तो हमारा ए और बी, एक और दो स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जो 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात सरकार द्वारा आरंभ किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधार थे। तो फर्स्ट है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है, और सेकेंड बी है कि मतलब सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट है सभी बैंकों के लिए नई शाखाएं स्थापित करने के लिए आरबीआई से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना। थर्ड है कि बैंकों को भारत और विदेशों से संसाधन सृजित करने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट कहा गया है इसमें, तो इसमें देखो एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, जो विदेशी संस्थागत निवेशक को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश करने की अनुमति इसमें प्रदान की गई थी, जो 1991 की आर्थिक मतलब एलपीजी रिफॉर्म आया था। ठीक है, और ये थर्ड वाला भी स्टेटमेंट इसके संबंध में सही है, क्योंकि बैंकों को भारतीय और विदेशी दोनों संसाधनों से मतलब अपने संसाधन सृजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन जो ये कहा गया है कि सभी बैंकों के लिए नई शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की स्वीकृति की आवश्यकता थी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आरबीआई के जो मापदंड थे, ठीक है, वो अगर एक बैंक पूरा करती थी तो उसे उसकी ब्रांच खोलने के लिए कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हाँ उनके लिए जरूर स्वीकृति की आवश्यकता थी जो वो मापदंड फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्फीतिकारी अंतराल पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो इसमें स्फीतिकारी मतलब इन्फ्लेशन जो गैप होता है उसके बारे में बात करता है। तो ए ऑप्शन है कि यह आधार वर्ष चालू वर्ष के मूल स्तरों के मध्य का अंतर है। ठीक है, बी है कि यह पूर्ण रोजगार के स्तर में समग्र आपूर्ति की तुलना में समग्र मांग के अधिक होने पर व्युत्पन्न स्थिति है, और सी है कि यह वह स्थिति है जब मौद्रिक नीति संचरण अंतराल को रेखांकित करते हुए मुद्रास्फीति तीव्र दर से बढ़ती है। ठीक है, डी है कि यह पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग की तुलना में समग्र आपूर्ति के अधिक होने पर व्युत्पन्न स्थिति होती है। ठीक है, तो हमारा देखो इसमें जो ये जो इन्फ्लेशन गैप होता है, ये बी ऑप्शन इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से सही से स्पष्ट बताता है, क्योंकि यह पूर्ण रोजगार के स्तर में समग्र आपूर्ति की तुलना में समग्र मांग से अधिक होने पर व्युत्पन्न स्थिति होती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 71, इसमें कहा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में, सीपीआई के बारे में बात करता है। तो यह फर्स्ट वाला है कि यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों में मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। ठीक है, सेकेंड है इसकी गणना उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा की जाती है। ठीक है, थर्ड है कि आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुद्रास्फीति को मापने का रूप में
जो मुद्रास्फीति मापने के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति तैयार कर दी की जाती है वो मुद्रास्फीति के मापने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो है दो संस्थाओं द्वारा ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं। एक तो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय का जो सीएसओ होता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस होता है, ठीक है, सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। और एक होता है जो लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो, जो सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है वो सीपीआई ग्रामीण होता है, सीपीआई शहरी होता है और सीपीआई ऑल इंडिया होता है। ठीक है, ये तीन जो इसके द्वारा जारी किए जाते हैं सीएसओ द्वारा। लेकिन जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, ठीक है, और सीपीआई जो ग्रामीण वर्कर होते हैं और सीपीआई जो एग्रीकल्चरल वर्कर होते हैं, इनके बारे में जो ये जारी किया जाता है ये लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप लोग डिटेल में याद रख सकते हैं। तो हमारा जो है एक और तीन स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों पे जारी किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कहा गया कि भारत में घाटे के वित्तीयन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट है नए सिक्के की ढलाई, सेकेंड है कि मसाला बांड जारी करना, थर्ड है बहुपक्षीय संस्थानों से उधारी और हार्ड करेंसी की खरीद। तो देखो, इसमें हार्ड करेंसी की खरीद नहीं शामिल होती है, क्योंकि अगर हम हार्ड करेंसी को शामिल कर लेंगे इसमें, तो ये तो किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करेगा ना, मतलब इससे दिक्कत होगी हमारे, तो हमारा जो है और ज़्यादा मतलब वित्तीय घाटे में हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत है। लेकिन नए सिक्के जारी करना, ये हमारा वित्तीय घाटे को जो है उपयोग किया जा सकता है इसमें। और मसाला बांड जारी करके उससे हम अतिरिक्त इनकम जो है इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं, और बहुपक्षीय संस्थानों से उधारी लेकर। ठीक है, तो ये इससे हम अपने वित्तीय घाटे को कम कर सकते हैं। तो हमारा एक, दो और तीनों स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर यानी एमसीएलआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो जो ये होता है एमसीएलआर, तो यह एक मतलब यह बैंक, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह बैंक की उस न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है जिससे नीचे ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकेंड है यह प्रत्येक बैंक द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित की जाती है। तो जो इसमें कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि जो ये बैंक के जो ये प्रत्येक बैंक होता है उसके आंतरिक रूप से निर्धारित ये दर होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये न्यूनतम ब्याज दर होता है, इससे नीचे जो है बैंक किसी को ऋण नहीं दे सकती। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 74। इसमें कहा गया है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह विदेशी मुद्रा की प्रतिनिधि बास्केट कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रत्येक मुद्रा का भारांश उस मतलब घरेलू देश की आंतरिक व्यापार में उस मुद्रा के महत्व को निर्धारित करता है। ठीक है, और सेकेंड में कहा गया है कि इसका तात्पर्य विदेशी वस्तुओं की दी गई बास्केट की एक इकाई क्रम के लिए आवश्यक घरेलू वस्तुओं की मात्रा के रूप में निकाला जाता है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये आवश्यक जो घरेलू वस्तुएं होती हैं वो एक बास्केट द्वारा निकाला जाता है, जो विदेशी बास्केट वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, केवल दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 75। इसमें कहा गया है कि सॉवरेन विदेशी ऋण के संदर्भ में मतलब जो सॉवरेन विदेशी ऋण है, ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है सॉवरेन विदेशी ऋण में। तो इसमें देखो, फर्स्ट है कि सरकारी प्रतिभूति में एफआईआई यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो होते हैं एफआईआई होते हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं, जो मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनके बारे में सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश। ठीक है, और सेकेंड है आईएमएफ से उधार, और थर्ड है कि विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त विकास अनुदान। तो देखो, अनुदान को इसमें शामिल नहीं किया जाता है ये ऋण के अंतर्गत। जो ये सॉवरेन विदेशी ऋण होता है ये मतलब नॉन सॉवरेन के अंतर्गत अनुदान किया जाता है, क्योंकि इसका जो है हमको भुगतान नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हम एफआईआई का निवेश होता है, आईएमएफ से उधार लेते हैं, उसको हमको भुगतान करना पड़ता है, तो इसे सॉवरेन विदेशी ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों हमारे सही हो जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 76। इसमें कहा गया कि इसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विदेशी निवेशक से निवासियों द्वारा अर्जित आय के योग्य को विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में अर्जित निवेश आय से घटाकर की जाती है, जो जीडीपी की तुलना है। ठीक है, तो मतलब इसमें किस मतलब जो परिच्छेद दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ दिया है, किसके बारे में बात करता है, किस तो ए ऑप्शन है कि हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, बी है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी है कि निवल घरेलू उत्पाद, और निवल राष्ट्रीय आय। तो हमारा देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में ये जो बात करता है हमारा। ठीक है,
तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि जो है ये जैसे मतलब जो होता है जीएनपी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय मतलब जो होता है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोथ नेट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसको अगर निकालना हो तो जीडीपी से क्या करते हैं हम, नेट टोटल आउटफ्लो को निकाल देते हैं और टोटल इनफ्लो को उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा रियल जो है जीडीपी निकल आता है, ठीक है, जीएनपी निकल आता है। तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 77 इसमें कहा गया है कि रुपए के मूल्य वर्गित ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए रुपए मूल्य वर्गित ऋण लिखतों में निवेश करना प्रतिबंधित है, ठीक है। सेकेंड बी है कि ऋणकर्ता द्वारा एक पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर रुपए और मूल्य वर्धित जो मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा भुगतान किया जाता है, ठीक है। सी है कि इसमें केवल सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। और डी है कि मुद्रा जोखिम ऋण दाता द्वारा वहन किया जाता है। तो हमारा देखो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। जो ये हमारा रुपए में मूल्य वर्गित जो ऋण होता है ये मुद्रा जोखिम ऋण द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा गया कि वैकल्पिक जो निवेश कोष है यानी जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड थे कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह घरेलू स्रोतों से निजी जो घरेलू स्रोत हैं उससे निजी तौर पर संचित किसी भी निवेश निधि को संदर्भित करता है, ठीक है। सेकेंड है वर्तमान में ये भारत में किसी भी नियामकीय एजेंसी के आधार पर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो इसके बारे में कहा गया है तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये वर्तमान में भारत में किसी भी नियामकीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि ये केवल घरेलू स्रोतों से निजी तौर पर संचित किसी निवेश की निधि को संदर्भित नहीं करता है। ये चाहे विदेशी भी हो या घरेलू हो दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है स्टेटमेंट सही हो जाता है सेकेंड वाला, बी तो ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक पैराग्राफ दिया है उसके बारे में फिर बताना है कि किसके बारे में ये कह रहा है। तो फर्स्ट है कि ये टिकाऊ प्रकृति की अंतिम वस्तुएं होती हैं, इनके द्वारा अन्य वस्तुओं का उत्पादन संभव है लेकिन ये स्वयं उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होते हैं, इनमें क्रमशः टूट फूट होती रहती है और अतः समय समय पर इनकी मरम्मत की जाती है अथवा कालांतर में इन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि उपभोग वस्तुएं हैं, सेकंड बी है पूंजीगत वस्तुएं हैं, और सी है कि मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और डी है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं। तो इसमें देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं क्योंकि इन्हें अपने आप में परिवर्तित नहीं किया जाता, इन्हें रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और इन्हें जो है बेसिक चीज़ें जो होती हैं किसी उद्योग को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें इनको यूज किया जाता है, इससे नई एक मतलब वस्तु बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे इस्पात होता है, इस्पात का हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो गाड़ियों में भी इसका यूज किया जाता है और घर बनाने में जो सरियाज वगैरह होती हैं जो, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट उसका अदर बनता है, वो अपने हिसाब से ढाल लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि हमारा 80 क्वेश्चन नंबर, तो हमारा कहा गया कि त्रैमासिक बाह्य ऋण सांख्यिकी यानी QEDS डेटाबेस एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसे आरंभ किया गया है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो हमारा जो ये त्रैमासिक बाह्य ऋण सांख्यिकी डेटाबेस है, तो ये ऑप्शन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बाह्य ऋण आंकड़ों को रिपोर्ट करने के लिए भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। बी है IMF के विशेष डेटा प्रसार मानक में शामिल अर्थव्यवस्थाओं के मध्य ऋण ऋण आंकड़ों को रिपोर्ट करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक है, यानी IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा। सी है कि G20 ग्रुप ऑफ 20 जो कहा जाता है उसमें राष्ट्रों के बाह्य ऋण आंकड़ों की रिपोर्ट को करने के लिए विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि एशियाई राष्ट्रों के बाह्य बाह्य आंकड़ों की रिपोर्ट जो होती है, बाह्य ऋण आंकड़ों की रिपोर्ट करने के लिए एशियाई विकास बैंक और IMF द्वारा, ठीक है, यानी ADB और IMF द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो इसमें ये बी ऑप्शन सही है, जो IMF होता है, ठीक है, इसका जो ये विशेष डेटा मानक होता है, ये अर्थव्यवस्थाओं के बाह्य आंकड़ों जो बाह्य ऋण आंकड़े होते हैं उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विश्व बैंक और IMF द्वारा जारी किया जाता है मिलकर, ठीक है। तो हमारा सी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है चलते हैं 81। इसमें कहा गया है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा आरक्षित रूप से रखे जाने वाले कुल जमा के अनुपात को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है। तो फर्स्ट है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और बी है कि आरक्षित जमा अनुपात है, और हमारा सी है ऋण आरक्षित अनुपात होता है, और मुद्रा जमा अनुपात है, ठीक है। तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही है, जो आरक्षित जमा अनुपात होते हैं इन्हीं को वाणिज्य बैंकों द्वारा आरक्षित रूप में रखे जाने वाले जमा के अनुपात के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
तो हमारा सही हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हमारा 82 इसमें कहा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली की तुलना में मौद्रिक जो प्रणाली है इसके निम्नलिखित में से कौन से संभावित लाभ हैं। तो ये ऑप्शन है लेन देन की लागत में कमी और लेन देन का बेहतर लेखांकन, और सी हमारा है मौद्रिक प्रणाली यह मांग करती है कि प्रत्येक लेन देन के लिए कीमतों का मोल भाव किया जाना चाहिए। तो देखो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो कहा गया है तो इसमें क्या होता है कि जो मूल्य को लेकर मोल भाव किया जाता है, इसमें जो लागतों के आधार पर कम मतलब लागतें कम हो जाती हैं। तो हमारा देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और इसमें बेहतर लेखांकन भी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब मूल्य मतलब किसी वस्तु की एक वैल्यू होती है तो उसको हम डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, लेकिन जो वस्तु विनिमय है तो उसमें क्या करते हैं एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले लेते हैं, तो उसमें कोई उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता है। और उसमें जब जैसे किसी के पास दाल है, ठीक है, किसी ने दाल दाल को प्रोड्यूस किया और किसी ने जो है चावल को प्रोड्यूस किया, तो अब इसको चावल की ज़रूरत है इस बंदे को, लेकिन इसको जो है दाल की ज़रूरत है, तो इन्होंने एक्सचेंज किया। तो एक्सचेंज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में वो लोग मिल जाएंगे, क्योंकि जो पर्टिकुलर अगर उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती उस चीज़ को बना के, तो वो क्यों मतलब उस चीज़ को लेने के लिए जाता। तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसे मतलब ढूंढना पड़ता है कि हमारा कोई दाल ले ले और हमको कोई चावल दे दे, तो उसके लिए हमको ढूंढना पड़ता है, तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारा घाटा होता है इसमें। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 83 इसमें कहा गया कि भारत में रोजगार में लोगों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात वर्तमान में 60 से अधिक है। तो ये जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात 60 से अधिक बता रहे हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, क्योंकि ये 60 से अधिक नहीं है। वर्तमान में श्रमिक जनसंख्या जो अनुपात देखने को मिलेगा, ये जो NSSO का जो डेटा है एक रिपोर्ट का, तो 2017-18 का ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसमें 46.8% देखने को मिलता है, ठीक है, इसकी भागीदारी जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात की है। तो ये गलत है। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया ये वाला हमारा सही हो जाता है, क्योंकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात 15 से 59 वर्ष की वायु वर्ग वाले जो 1000 व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 84 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विद्युत उत्पादन क्षमता में उसके योगदान के घटते क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, घटते क्रम में लगाना है इसको, कि कौन कितना विद्युत उत्पादन करता है। तो ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत। तो देखो ताप विद्युत में आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसका जो भारांश होता है ये लगभग हमारे भारत में 67% है, ठीक है। और जो ये जल विद्युत का है ये हमारा 14% देखने को मिलेगा, यानी 14% है। और नाभिकी का ये बहुत नॉमिनल है, 2% है मात्र। हम जो नाभिकीय ऊर्जा से जो विद्युत का उत्पादन करते हैं वो 2% ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो हमारा ताप विद्युत पहले आएगा, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 85 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यबल के अनियतकरण की प्रक्रिया के परिणाम है, ठीक है। तो अनियतकरण जो प्रक्रिया के परिणाम मतलब कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। सेकेंड है श्रम बल के संघीकरण को बढ़ावा मिलता है। और जो हमारी देखने को मिलती बीमारी के चलते अवकाश जैसे रोजगार संबंधी लाभों में कमी देखी गई है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो अवकाश जो बीमारी के चलते हमको अवकाश जैसे रोजगार संबंधी लाभों में कमी देखने को मिलती है। और श्रम बल का संघीकरण को बढ़ावा नहीं मिलता है इसमें, ये आपको ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है, और इसमें तो कमी देखने को मिलती है। और स्वनियोजित जो व्यक्तियों की संख्या भी घटती है इसमें। तो हमारा जो है थर्ड स्टेटमेंट केवल सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कहा गया डिपॉजिटरी जो रसीद होती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह एक वित्तीय प्रपत्र है जो किसी कंपनी के द्वारा जो विदेशी क्षेत्राधिकार से जारी की गई कुछ प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह निवेशकों के लिए विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन के प्रति जोखिम मुक्त होता है। और हमारा जो है थर्ड स्टेटमेंट है इसका स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता है, ठीक है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर कारोबार किया जाता है, तो ये हमारा सही है। जो डिपॉजिटरी रसीद होती है और ये निवेशकों के विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जोखिम मुक्त होता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये वित्तीय प्रपत्र एक होता है जो कंपनी के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में जारी किया गई ये कुछ प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है।
तो हमारे दो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 87। इसमें कहा गया कि पारंपरिक कृषि की कृषि में जैविक कृषि की जो जैविक कृषि के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं जो पारंपरिक कृषि की तुलना में। ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह निम्न श्रम गहन है। ठीक है। और सेकेंड है कि जैविक कृषि की उपज में पोषण की मात्रा उच्च होती है। थर्ड है कि जैविक कृषि की उपज सेल्फ लाइफ अधिक होती है। तो ये गलत है, इसकी सेल्फ लाइफ अधिक हो जाती, मतलब सेल्फ लाइफ जो है इसकी कम हो जाती है। ठीक है। और इसमें पोषण तत्वों की मात्रा उच्च होती है, मतलब बढ़ जाती है जो पारंपरिक कृषि से होती है, क्योंकि हम लोग जो ऐसे प्रोडक्ट उसमें जो जैविक कृषकों को जैविक फसलों को उगाने के लिए जैविक प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कोई केमिकल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारा जो है सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये श्रम गहन मतलब अधिक श्रम गहन वाली ये जैविक कृषि होती है पारंपरिक कृषि की तुलना में। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता पश्चात कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पहले आरंभ की गई थी। तो फर्स्ट है कि व्यक्तिगत भू स्वामित्व की सीमा का निर्धारण और बिचौलियों का उन्मूलन, और थर्ड है कि खाद्य फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का प्रचलन। ठीक है। तो ये देखो, ये थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड मतलब फर्स्ट भी सही है, क्योंकि भू स्वामित्व का सीमा का निर्धारण किया गया लैंड रिफॉर्म ला के। ठीक है। और बिचौलिया थे जो किसानों की मतलब कृषि का जो मतलब वो मतलब किसान से खरीद लेते थे, एक मीडिएटर के रूप में काम करते थे, फिर वो मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तक यानी मंडी तक पहुंचाते थे, तो इससे किसानों को लाभ नहीं होता था। ठीक है। तो बिचौलिया का उन्मूलन किया गया और फसलों की उच्च जो उत्पादन वाली किस्मों को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो है किसानों की आय में वृद्धि हो। तो हमारा जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 89। इसमें कहा गया है कि भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मध्य बीमा कवर को बढ़ाने हेतु सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का सृजन किया जाता है। ठीक है। सेकेंड है इन पॉलिसी में नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। थर्ड है इन पॉलिसियों को व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि केवल समूह के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो जो ये कहा गया है तो गलत है, समूह के आधार पर केवल नहीं, समूह और व्यक्तिगत दोनों आधार पे जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब प्रस्तुत किया जाता है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि नाबार्ड इसको जो है रेगुलेट नहीं करती है। इसमें जो है IRDA, ठीक है, IRDA मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इसे जो है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मध्य बीमा कवर को बढ़ाने हेतु सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का सृजन किया गया है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा गया है कि भारत में जो इसमें कहा गया है कि भारत में मुद्रा सूचकांकित बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मुद्रा सूचकांकित बॉन्ड के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट वाला है कि ये सरकार द्वारा जारी बॉन्ड होते हैं जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होने के बावजूद निवेशक को नियत प्रतिफल प्रदान करते हैं। ठीक है। सेकेंड है इसे मुद्रास्फीति का सूचकांक तैयार करने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से लिंक किया गया है। तो देखो ये जो कहा गया है इसमें दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं जो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है उसमें जो है निवेशक को एक मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। ठीक है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, ये मुद्रास्फीति का सूचकांक तैयार करने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है संयुक्त जो ऑल इंडिया वाला होता है, ठीक है, उसको जो है लिंक किया गया है इससे। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसके बारे में। ठीक है। तो हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र निजी जो भागीदारी मॉडल है, ठीक है, उसमें जिसमें सरकार आरंभ में परियोजनाओं की लागत का एक भाग वहन करती है और विकास करता यानी जो डेवलप करता है, ठीक है, डेवलपर को शेष भाग का प्रबंध करना होता है। ठीक है। विकासकर्ता द्वारा वहन की गई लागत द्वारा परियोजना पूरी हो जाने के बाद वार्षिक भुगतान के माध्यम से चुकाई जाती है। ठीक है। तो देखो ये PPP मॉडल के आधार पर जो ये होता है, जो ये मतलब पैराग्राफ में बताया गया है, तो किसका अच्छा मतलब ये जो वर्णन करता है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम BOT, ठीक है, इन्यूटी मॉडल। और हमारा बी है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम यानी टोल मॉडल। और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल। और हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल तो HAM। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, जो हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल है था इसी के संबंध में कहा गया है। ठीक है। ये क्योंकि ये मतलब एक मतलब पहले PPP मॉडल पे किसी परियोजना को ये डेवलप करते हैं, उसके बाद सरकार से जो पैसा होता है उसको जो है मैनेज करके उसको जो है फिर उसको मतलब
जब परियोजना पूरी हो जाती है तो उसको मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एनुअल बेसिस पे। तो हमारा स्टेटमेंट ये डी हो गया इसका। और नेक्स्ट है 95, इसमें कहा गया है कि भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल कंपनियां और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं भुगतान बैंक बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है भुगतान बैंक सावधि जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण भी देते हैं, ठीक है। और हमारा थर्ड है कि भुगतान बैंकों को सांविधिक तरलता अनुपात मापदंडों का पालन करना होता है। तो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सांविधिक तरलता अनुपात होता है SLR, ठीक है, उसको जो है उसके मापदंडों को इनको पूरा करना होता है। और सेकंड गलत है, क्योंकि ये ना तो सावधि जमाएं ले सकते हैं और ना ही ये ऋण दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। वो भी उसके लिए भी एक निश्चित लिमिट होती है, 1 साल मतलब निश्चित लिमिट उसके लिए होती है। आई गेस मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग इसका बता सकते हैं कि कितनी इसकी लिमिट होती है जो पेमेंट बैंक होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया है इसमें तो ये वाला हमारा सही है, क्योंकि आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल कंपनी और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं भुगतान बैंक बन सकते हैं। जैसे देखो एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो मनी है, और तुम्हारा जो पेटीएम है, ये सब मतलब पेमेंट बैंक है। तो हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कहा गया कि मौद्रिक नीति समिति MPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि एक सांविधिक निकाय है, सेकेंड है कि यह RBI के गवर्नर की अध्यक्षता वाला 6 सदस्यीय निकाय है, और थर्ड है यह मुद्रा स्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये देखो ये जो होता है मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करना, ये सरकार का काम होता है, ना कि RBI का। RBI मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रित करती है, ना कि उसका लक्ष्य निर्धारित करती है। जो सरकार द्वारा ये टारगेट दिए जाते हैं उसको जो है ये नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। और ये फर्स्ट वाला जो कहा गया कि RBI की अध्यक्षता जो है इसके 6 सदस्यीय निकाय के द्वारा की जाती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये वाला है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है सेकंड, और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये एक सांविधिक निकाय है। जो ये RBI एक्ट है 1934 का, उसी के अंतर्गत इसको सांविधिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो ये काम हो गया, तो हमारा A और B ऑप्शन सही, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो A वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 94, इसमें कहा गया कि यदि हम आगतों को स्थिर रखते हुए एक आगत का उपयोग बढ़ाते रहते हैं तो अंततः वह बिंदु आ जाता है जिसके बाद अतिरिक्त उत्पादन में गिरावट आने लगती है। मतलब हम जितना हमारा जो इनपुट है, ठीक है, उसको हम लगाते रहते हैं, तो एक समय आता है कि ये हमारा पैराग्राफ जैसे है, ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद एक निश्चित समय के बाद ये आकर घटने लगता है, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा गया है। तो ये पैराग्राफ है जो वो किसके मतलब सिद्धांत के बारे में काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए वाला ऑप्शन है हमारा ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, ठीक है, वृद्धि लागत का नियम, और समतुल्य विनिमय का नियम, और एंजेल का नियम, ठीक है। तो इसमें जो बात करें हम, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम होता है, इसमें होता है कि आगतों को हम जब स्थिर रखते हैं और उपभोग बढ़ाते रहते हैं तो हमारा जो है एक निश्चित समय के बाद उसमें गिरावट आने लगती है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहा गया कि भारत में वर्तमान ऊर्जा प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारत में ऊर्जा खपत का आधे से अधिक गैर वाणिज्यिक स्रोतों पर निर्भर करता है, ठीक है। सेकेंड है कि परिवहन क्षेत्रों में वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो देखो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट आपको जो देखने को मिल रहा है ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया कि वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है परिवहन क्षेत्र है, तो नहीं, ये केवल जो ऊर्जा है उसका टोटल का 2% ही यूज करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो जो उद्योग होता है 44%, ठीक है, इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, वो वाला सेक्टर ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो कहा गया है, तो इसमें जो कहा गया है कि भारत में कुल ऊर्जा खपत आधे से अधिक गैर वाणिज्यिक स्रोतों से पर निर्भर है, तो ये भी गलत है, क्योंकि गैर वाणिज्यिक स्रोतों का हमको केवल 26% ही हमें मिलती है, ठीक है, लेकिन वाणिज्यिक स्रोत से हमको एनर्जी जो मिलती है वो 74% मिलती है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 96, इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इससे मुद्रा की क्रय क्षमता कम होती है, और सेकेंड है इसमें बांड धारकों और देनदारों दोनों को लाभ होता है, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है कि दोनों को लाभ होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो बांड धारक होते हैं, ठीक है, उनको हानि होती है जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जो देनदार होते हैं जो मतलब ऋणी होते हैं उनको लाभ हो जाता है उससे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमको कम जो है अदा करना पड़ता है उसी समय में, ठीक है। और ये मतलब मुद्रा की क्रय क्षमता
कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और वस्तुओं की जो क्रय जो मतलब वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है मुद्रा की अपेक्षा। तो हमारा जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एक मुक्त व्यापार समझौते में सदस्य देश गैर सदस्यों के निर्यात और आयात के लिए एक सर्वनिष्ठ बाह्य प्रशुल्क बनाए रखता है। ठीक है, और सेकेंड है कि कस्टम यूनियन यानी सीमा शुल्क जो संघ होता है कि विशेषताएं सदस्यों के मध्य उत्पादन के कारकों को मुक्त आवाजाही होती है, मतलब कारकों की मुक्त आवाजाही होती है उसमें। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट सेकेंड वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलता है तो इसमें सदस्य देश जो होते हैं वो गैर सदस्य देशों पर क्या करते हैं, आयात पर सर्वनिष्ठ जो होता है वो बाह्य प्रशुल्क बनाए रखते हैं। ठीक है, तो गलत है। और सेकेंड वाला जो फर्स्ट वाला है ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि निर्यात पे तो नहीं, आयात पे ये प्रशुल्क बनाए रखते हैं। एक निश्चित प्रशुल्क होता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है उसमें मतलब प्रशुल्कों को कम कर लेते हैं ये। ठीक है, आयात पे। तो हमारा जो है ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाला वो भी गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट इसके संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट है 98। इसमें कहा गया है कि राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें इसमें ऐसे लेन देन सम्मिलित होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। सेकेंड है कि यह दर्शाता है कि सरकार अपने उपभोग व्यय के एक भाग की पूर्ति हेतु बचत का उपयोग कर रही है। तो देखो ये जो कहा गया है ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, क्योंकि ये जो होता है सरकार के द्वारा एक लेन देन, इसमें एक लेन देन सम्मिलित होता है, ऐसे लेन देन सम्मिलित होते हैं जिसमें वर्तमान आय और व्यय को प्रभावित करते हैं, और ये उपभोग व्यय जो होते हैं इनका पूर्ति हेतु बचत में उपयोग कर रही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में रोजगार प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि 2/3 से अधिक कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। ठीक है, सेकेंड है अधिकांश कार्यबल स्वरोजगारों में संलग्न है, और थर्ड है कि औपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अनौपचारिक क्षेत्रों की तुलना में कम है। तो देखो अनौपचारिक जो औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की अगर हम बात करें तो इसमें कुल का महिला कार्यबल का 21% है। ठीक है, लेकिन अगर औपचारिक क्षेत्र में बात करें तो हमारा जो है इसका कुल महिला कार्यबल का 31% है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट वाला जो कहा गया कि अधिकांश कार्यबल स्वरोजगार में संलग्न है, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा सही है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि जो अरे सॉरी ये जो कहा गया तो ये औपचारिक क्षेत्र की तुलना में मतलब कम है, तो ये कहा गया तो ये हमारा सही स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि औपचारिक में ज़्यादा है ना। तो हमारा जो है ये स्टेटमेंट थर्ड वाला गलत नहीं है, सॉरी ये सही है। ठीक है, सही है। और ये अधिकांश कार्यबल की बात करें अगर जो, तो इसमें ये भी सही है, हमारा 52% है। ठीक है, कुल कार्यबल का 52% जो है स्वरोजगार में संलग्न है, और ये 2/3 कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपको 2011-12 के आंकड़े की बात अगर करें तो ये केवल 50% रह गया इस समय। ठीक है, उससे पहले ये 1972-73 में ये था, तो ये 74% देखने को मिलता था, जो 2/3 से अधिक था, लेकिन अब घटकर 50% पर आ गया है। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो बात कर रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह मांग करता है कि किसी एक राष्ट्र को दी जाने वाली रियायतों या विशेषाधिकार विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों को प्रदान किए जाएं। ठीक है, और सेकेंड है कि MF यानी मोस्ट फेवरेबल नेशन के अंतर्गत देश के विकसित और विकासशील दोनों देशों को अपने वस्तु बाजारों तक विशेष पहुंच प्रदान करे। तो ये गलत है, इसका कोई मतलब मेन उद्देश्य ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। ये मतलब केवल एक जो समूह होते हैं, समूह के भीतर किए गए व्यापार पर लागू होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो मोस्ट फेवरेबल नेशन का बात करता है जो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ छूटें दी जाती हैं, मतलब जो व्यापार होता है तो उसमें कुछ छूटें दी जाती हैं उस देश को, जिसके साथ ये मतलब जो दर्जा देता है, तो उसमें विशेष व्यापार के संगठन के सभी सदस्यों को प्रदान की जानी चाहिए। ये मतलब WTO को कहना है। तो ऐसा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो हमारे जो है यहाँ हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो ये हमारा 7 टेस्ट नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। 8 का फर्स्ट पार्ट कल आ जाएगा, परसों सेकेंड इसका पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सजेशन बता सकते हैं कि इसी को कंटिन्यू करना है, या फिर आगे जो नए 2021 वाले टेस्ट हैं उनको जो है हम लोग आगे कंटिन्यू मतलब उनको शुरू करें वहाँ से। एक टेस्ट नंबर से शायद 7 या 8 टेस्ट करा दिए हैं, तो आप लोग सजेशन में बता सकते हैं। 2-3 दिन के लिए आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है,
क्योंकि जो आप लोग कहेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो गाइज लाइक तो बनता है, लाइक तो आप देके ही जाइए। लाइक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एनर्जी के साथ उठते हैं, एनर्जी के साथ हम आपका वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ, मतलब समझ में आ रही हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप लोगों को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। जो दोस्त अपन आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करो, उनसे बताओ ये चीज़। अगर अच्छा लग रहा है तो करो, वरना मत करो। मैं नहीं कहता, अगर आपके लिए बेनिफिट नहीं दे रहा है ये तो मत कीजिए, मैं नहीं इसके लिए कभी नहीं आपसे कहूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पे प्रेस कर लें तो जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोग जो है मिल जाए। और अगर देखो इसके साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्या करता है यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, तो वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक मतलब अपना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अपनी और पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी हमने टेस्ट सॉल्व करवाए हैं जो फुल जीएस के टेस्ट हैं उनको तो बहुत ज़रूरी देखना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें करंट के सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। यहाँ पे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो सेक्शनल होते हैं, तो उनको आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंसली उसको 2-3 बार देख ही लेना है, ठीक है। तो अच्छे से देख के तब जाना है प्रैक्टिस, अब और प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और इसी फ्लो के साथ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, हम लोग जो है लगभग 300 प्लस हो गए हैं सब्सक्राइबर। अपनी फैमिली जो सीएससी फैमिली है वो 300 के ऊपर हो गई है, ठीक है। और आप लोग अपनी फैमिली बढ़ाते रहिए, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो, 300 हम लोग पूरे हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग जो है बहुत बड़ी फैमिली बनने वाले हैं, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।